Hello, dear learners. Today we are going to talk about SSC Strategy 2025. So, if you are preparing for SSC examination, you must watch this video till end. So, in this video, we will discuss these important following points. हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल्ड बातें करने वाले हैं, अच्छे से समझाऊंगा मैं एक एक चीजें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने या पहला पॉइंट है, हु कैन और शुड अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। सेकेंड पॉइंट विल बी बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, राइट। पेपर में क्या पैटर्न देखने को आपको मिलेगा। सिलेबस मींस व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर योर प्रेपरेशन, मतलब क्या ज्यादा बुक्स बेस्ट रह सकती है वो भी बताऊंगा मैं। देन प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जरूर आपके माइंड में आइडिया रहना चाहिए कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास, या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। सो हम इन सब के बारे में इस डिटेल्ड वीडियो में जानने वाले हैं। देन सिक्स पॉइंट इज नॉर्मलाइजेशन। देखिए, स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइजेशन का पता ही नहीं होता है कि उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, घट जाते हैं या मतलब बढ़ जाते हैं। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे किस तरह से ये काम करता है। सिलेक्शन चांसेस कितने होते हैं इसके, अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, चाहे आप एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर सिलेक्शन चांसेस कितने हैं। पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहने वाली है कि ज्यादातर मतलब लिक्रेटिव कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं जिसके लिए बच्चे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। और फिर लास्ट मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि आपको फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और ये तमाम पॉइंट्स के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले, राइट। और पूरी अच्छे से वीडियो देखिएगा अगर आप सच में एक सीरियस कैंडिडेट हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये हमारा वॉक फॉर एसएससी चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर वन, हु कैन और शुड अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पिक्चर्स को यूज किए हुए इमेजेस को, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और जो वीडियो है काफी मतलब अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि अगर आप 10th क्वालिफाई कर चुके हो, राइट, मतलब आपने 10th कर लिए या 12th कर लिए, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके नीचे की कोई भी मतलब क्वालिफिकेशन अलाउ नहीं है। और इसके बाद इफ यू आर एनी ग्रेजुएट, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन की है बीए में, बीकॉम में, बीएससी या कुछ भी की हुई है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, राइट। तो ये तो समझ में आ गया कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। मेजरली ज्यादातर देखा जाता है कि इस पेपर के अंदर सबसे ज्यादा जो मतलब क्राउड रहता है बच्चों का, वो रहता है 10th to 12th, राइट। ज्यादातर बच्चे 10th और है ना 12th बेस पर फॉर्म भरते हैं। बाकी फिर ग्रेजुएट, काफी बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो पाते, इसलिए वो 10th और 12th की तरफ मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स। हाँ, मैंने इनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करूंगा मैं अभी। पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर आपको देखने को मिल ही रहा है। ये एक पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट है और इसके साथ ये स्क्राइब भी है। अच्छा, मैं इसके बारे में बताऊंगा ये स्क्राइब कैसे काम करता है। लेकिन देखिए पहले, इन एसएससी एग्जाम्स पीडब्ल्यू डी, right, persons with disabilities, candidates particularly those with 40% or more disability can benefit from scribe assistance। पहले ये पढ़िए आप, स्क्राइब असिस्टेंस की बात की गई है, मतलब अगर आप ब्लाइंड कैंडिडेट हैं तो आपके साथ कोई एक स्क्राइब को आप ले जा सकते हो। स्क्राइब एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको बताएगा वहां पे ऑप्शंस पढ़ करके, और वो मतलब अगर आपके मतलब कोई अदर मतलब डिसेबिलिटी है तो उसके हिसाब से वो आंसर भी मार्क कर सकता है, राइट। और ये कोई लीगल काम नहीं है, पहले मैं बता दूं। बच्चों को लगता है, बच्चों के माइंड में होता है कि कहीं ये इलीगल काम तो नहीं है, कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है, अगर वो किसी पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट का अगर पेपर लिखने जाता है तो कोई भी लीगल नहीं है। ये यहाँ पे लीगल किया गया है, क्योंकि देखिए जिन बच्चों के हाथ नहीं है, राइट, आंखें नहीं है, तो वो ऑप्शन कैसे टिक करेंगे। इज दैट क्लियर। सो स्क्राइब असिस्टेंस वहां मिलता है, नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स अगर है, लेकिन हाँ बस ये है कि स्क्राइब की जो क्वालिफिकेशन है वो
उससे नीचे होनी चाहिए। मतलब जैसे कि लेट सपोज आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, राइट, और आपने 10th की हुई है, एमटीएस का फॉर्म भरा है आपने और आपने 10th की हुई है, तो आपका जो स्क्राइब है वो या तो 10th या उससे नीचे, बिलो 10th, उससे नीचे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों ने क्या कर दिया है कि स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, वो 12th पास है, ग्रेजुएशन है, एमए है, तो वो जा करके वहां बैठ जाते हैं। तो ये नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर सब चीजें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर और लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है। दिस वीडियो इज नॉट फॉर नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, ये केवल सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है। देखिए अगर हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस की है, राइट, 2025, देखिए एसएससी जो है काफी सारे पेपर कंडक्ट कराती है, जैसे कि एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस, स्टेनोग्राफी, राइट, और एक आध अगर मैं भूल गया हूं तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। देखिए एग्जाम पैटर्न नॉर्मल सही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे एमटीएस के अंदर बात करें और रीजनिंग एबिलिटी, ये एक साथ आपको 45 मिनट्स मिलने वाले, एंड 60 मार्क्स के अंदर, राइट। तो 120 नंबर 45 मिनट्स के अंदर आपको करने होंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको शायद 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलता है। इज दैट क्लियर? फिर उसी के बाद टीयर 2 आपका होने वाला है, जो कि पेपर रहेगा 75 का। एक तो जनरल अवेयरनेस मतलब जीके सेक्शन का, और दूसरा रहेगा वो भी 75 मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का। इसका मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप एमटीएस की पोस्ट लेना चाहते हैं तो आपकी आपकी जो ज्यादा बेस्ट मतलब प्रेपरेशन होनी चाहिए वो जीएस सेक्शन को लेकर के, और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो मेरिट बनती है वो टीयर 2 पे बनती है, टीयर 2 मतलब उसी के बाद थोड़ी देर बाद हो जाएगा। तो ये भी हमारा 45 मिनट्स का पेपर रहेगा और टोटल आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, ये जो 60 मार्क्स और 60 मार्क्स है ये केवल क्वालिफाइंग है, मतलब टीयर 1 कह सकते हो आप इसे। और टीयर 2 जो होगा उसी मतलब थोड़ी ही देर बाद स्टार्ट हो जाएगा, वो केवल जीएस सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन के बिहाफ पे ही आपकी जॉब लगेगी। पेपर पेपर जो है 150 नंबर का होता है, राइट, टोटल 150 मार्क्स में होता है, जो मेंस जिसमें आपकी सिलेक्शन होना है एमटीएस के लिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो 270 नंबर का है। चलिए, ज्यादातर बच्चे सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये तो जैसे कि पहले से चला आ रहा है वैसे ही पैटर्न है। जैसे 50 मार्क्स में आपका इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंसी 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50, जनरल अवेयरनेस 50। 200 नंबर के अंदर 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। फिर से वही, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। अब ये तो रही टीयर 1 की बात। अच्छा, अगर मैं सीपीओ की बात करता हूं तो उसके अंदर 50-50-50 मतलब क्वेश्चन, यहाँ पे तो 25 क्वेश्चन है, वहां पे केवल 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं फॉर 50 मार्क्स। उसके अंदर 2 घंटे का समय रहता है, 120 मिनट का, कितना 120 मिनट्स का आपको समय दिया जाता है। सीपीओ के लिए बात कर रहा हूं मैं अभी, हालांकि हमने यहाँ एड ऑन नहीं किया है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे कि एमटीएस में कैसे सिलेक्शन होगा, सीएचएसएल में कैसे होगा, सीजीएल में कैसा होगा। अच्छा देखिए, जैसा आपका सीएचएसएल का पैटर्न है वैसा सेम एज इट इज आपका सीजीएल टीयर 1 का पेपर भी इसी तरह से कंडक्ट करवाया जाता है, राइट। टीयर 1 का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो इसके लिए भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, ये दोनों के जो टीयर 1 है वो केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मीन्स उसके नंबर नहीं जुड़ते, तो आपको ये पता होना चाहिए। मेंस के बल पे आप आगे बढ़ सकते हो और आप अपनी जॉब ले सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये। थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। ये मेंस का एग्जाम है, तो मेंस का क्या पैटर्न है वो देखते हैं जरा। तो मेंस के पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर 2 मॉड्यूल्स होते हैं, राइट, सेशन 1, सेशन 2, मतलब मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मान लीजिए। देखिए इसके अंदर सबसे पहले होगा मैथ्स, 30 क्वेश्चन होंगे,
और उसमें 90 मार्क्स में, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में हो गया। 30 क्वेश्चन ही आपके रीजनिंग के होंगे, फिर से वही 90 मार्क्स में। इंग्लिश होगा 45। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट मी कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स तो जो वेटेज है वो 45 क्वेश्चंस हैं। 135 मार्क्स आउट ऑफ 390। भाई जो आपका पेपर होता है वो 390 नंबर का होता है, राइट। मेंस का जो पेपर होगा वो 390 नंबर का होगा, CHSLB और CGLB। तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। तो 390 नंबर में से अगर आप देखोगे 135 नंबर तो भाई साहब केवल इंग्लिश के ही है। वेर एज अगर आप देखते हो तो मैथ्स केवल 90 में है, रीजनिंग केवल 90 में है। When we talk about general awareness, तो 75, only 75 marks out of 390. Can you see this? फिर उसके बाद सेक्शन 3 होगा जो 60 मार्क्स में होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ये वाले सेक्शन के बारे में, इस वाले के और इस वाले में, राइट, जिसमें आपका 90 नंबर की मैथ्स हो गई, 90 नंबर की रीजनिंग हो गई, और 135 नंबर का आपका इंग्लिश और GS, ये दोनों एक साथ रहेगा मॉड्यूल। इज दैट क्लियर? तो ये सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया। तो आप ये मान लीजिए मोटे तौर पर 390 में से आपकी कट ऑफ जाती है। कट ऑफ के बारे में भी अच्छे से डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सब चीजें आपकी क्लियर होगी यहाँ पे, सारे डाउट्स। अब हम बात करते हैं जरा कि ये जो इसके बाद, चलिए आपने टीयर 2 के अंदर 90 नंबर में ये 90, 135, 75 ये पेपर दे दिया। उसी के बाद सेक्शन 3 स्टार्ट होता है आपका, वो रहेगा 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर में हो गया। 15 मिनट इसके लिए आपको दिए जाएंगे। इन दोनों सेक्शन के लिए एक एक घंटे आपके लिए सफिशियंट है। अब आगे बात करते हैं, तो ये इसके ऊपर ही कट ऑफ आपकी डिसाइडेड होती है, राइट। अगर आप JSO की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स भी आपसे पूछा जाता है, राइट। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200, 2 आर्ट्स आपको मिलते हैं। और एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, तो अगर आप उस पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो वहां भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैं अदर देन JSO या AAO के लिए बता रहा हूँ, जो अदर पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिसने केवल सिंपल ग्रेजुएशन की है, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, उनको 390 में से ही नंबर लाने और 390 में से ही आपका सिलेक्शन होगा, राइट। और उनके लिए ये 4 ही मॉड्यूल, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ये ही इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? डेटा एंट्री है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जिसमें आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। व्हाट इज द सिलेबस? सिलेबस क्या होने वाला है आपको मैं बता दूं। तो देखिए, आपको वहां पे मैथ्स पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, रीजनिंग और जनरल स्टडीज। कुछ बच्चे जनरल अवेयरनेस भी बोल देते हैं, वैसे जनरल स्टडीज GS वाला सेगमेंट होता है, क्योंकि आपको यहाँ डीप स्टडी करनी होती है। चलिए, अब मैंने यहाँ बुक्स के भी मतलब ब्लूप्रिंट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से हेल्प मिले कि आप अगर फ्यूचर में प्रेपरेशन करने वाले या अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं, सो कौन सी बुक आपको बाय करनी चाहिए। देखिए, मार्केट में ना अभी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारी। आप ये मान लीजिए स्टूडेंट कम है, बुक्स बहुत ज्यादा है। हालांकि ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बुक्स इतनी सारी है कि बच्चे ना परेशान है आजकल। तो मैं उनके लिए बताता हूँ, दोज आर फ्रेशर्स, राइट, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उन्हें सब इन बुक्स के बारे में पता है। फिर भी अगर आप फ्रेशर है तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैथ्स के लिए ये पैनेसिया बुक है एकदम। SSC के लिए, SSC मैथ्स, जो कि किरण पब्लिकेशन की है, सबसे पुरानी बुक है ये मार्केट के अंदर। हालांकि और भी पुरानी बुक्स है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेबल, मोस्ट प्रिफर्ड बुक इज SSC की, ये जो है किरण पब्लिकेशन। तो आप इसे खरीद सकते हो। इसमें 1999 से टिल डेट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑल्दो आपको मैथ्स की अगर आप ये बुक ले रहे हो तो इसके सल्यूशन पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि सल्यूशन तो वही ट्रेडिशनल मेथड है, लॉन्ग मेथड को यूज किया गया। आपने कहीं से भी कोचिंग ली या कोचिंग ले रहे हो तो उसके हिसाब से आपको पता है शॉर्ट ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक चाहिए होती है, तो उसके बिहाफ पे आप यहाँ से बस क्वेश्चन उठाइएगा और कुछ नहीं। हालांकि कुछ सोल्यूशन ऐसे भी है जो आपके लिए मतलब
फ्रूटफुल है तो उसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ये मेरा सेक्शन है इंग्लिश का, तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर 135 मार्क्स के अंदर आपका पेपर है, मतलब आउट ऑफ 390। और अगर मैं प्रीलिम्स के भी ऐड कर लूँ तो 50 प्लस 50 मार्क्स ये हो गए, तो आपके 185 मार्क्स, देखिए 185 मार्क्स तो यहीं पे अटके हुए इंग्लिश में। अब कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं सर मेरी मैथ्स अच्छी है तो मैं इंग्लिश पढ़ के क्या ही करूंगा, या इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। लेकिन भाई नहीं, याद रखिएगा अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर मैथ्स और इंग्लिश टॉप लेवल की चाहिए। क्या टॉप लेवल की? ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी बहुत आती है या आप गुड हो या वेरी गुड हो, आपको एक्सीलेंट होना पड़ेगा। दोबारा सुनिए, मैथ्स इंग्लिश के अंदर आपको एक्सीलेंसी हासिल करनी पड़ेगी इसके अंदर। और देखिए, ये टॉपर्स की पहचान, ये जितने भी ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बच्चे हैं, या जितने भी टीचर्स हैं, ये मैं कह दूं कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट बुक है, फ्रॉम प्लेन टू पैरामाउंट। फ्रॉम प्लेन टू पैरामाउंट सबसे ज्यादा बेस्ट बुक है ये। आप ये वॉल्यूम 1 ले लीजिएगा, ये मोर देन सफिशिएंट है अगर आप लेना चाहते हैं। अच्छा, इन बुक्स के अलावा सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी को तो अभी अलग हटाते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन की प्रिपरेशन कहीं से कर रहे हैं, मतलब इस पेपर की तैयारी, तो आपके जो टीचर्स हैं ना, पहले उनके नोट्स पढ़िए, सबसे बेस्ट। और देखिए, जो बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा उसका पेपर नहीं निकलता, ये सच्चाई है। प्रॉपर ढंग से आपको श्योर नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने होते हैं अपने। लेट सपोज आप कोचिंग लेना स्टार्ट करो, फ्रेशर हो और आपने नोट्स नहीं बनाया, तो आपके पास कुछ नहीं है, उसके बाद पेपर तो नहीं निकलना है, ये सच्चाई है एकदम। पेपर नहीं निकलना है, क्योंकि पेपर उन्हीं का निकलता है जो प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर ढंग से क्लासेस को अटेंड करते हैं, रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 5 महीने का सिलेबस है और आप केवल गए ही 2 महीने की क्लासेस आपने अटेंड की है, वो भी बीच बीच में डिसकंटिन्यू रहते रहते। तो भाई देखिए, ऐसे पेपर नहीं निकलना है। आप आज ही छोड़ दीजिए, बाद में छोड़ने की बजाय प्रेपरेशन, अगर आपका 5 महीने का, 7 महीने का, 10 महीने का कोर्स है तो उसे पूरा करिए, राइट, और प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइए, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, तो ये रही बहरहाल इंग्लिश की बात। तो मैंने बताया प्लिन टू पैरामाउंट वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल इन मार्केट, सबसे ज्यादा बेस्ट बुक है वो। तो आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो, इसकी जितनी वोकैबुलरी है, जितने ग्रामर है, सब रट जाओ अच्छे से। ऐसी मैथ्स के अंदर जितने इसके अंदर क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप अच्छे से लर्न कर जाइए, एक एक टाइप आपको पता होने चाहिए। चलिए, रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग में फिर से वही, मैं फिर से रिकमेंड करना चाहूंगा किरण पब्लिकेशन, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स है मार्केट के अंदर अवेलेबल। इसके अंदर क्या है, टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हालांकि आपको पता है टीसीएस भी अब खत्म होने वाला है, मतलब वेंडर है, टीसीएस खत्म ही हो चुका है ऑलरेडी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके बाद जो वेंडर आएगा तो पेपर कैसे बनेगा। जनरल स्टडीज के लिए केवल एक ही बुक है, पेनेसिया है, लूसेंट। देखिए, चाहे टीचर्स कहीं से भी पढ़ा ले, कैसे भी पढ़ा ले, सब टीचर्स ने ना यहीं से ही कॉपी किया होता है, ये सच बात है। जो जीएस पढ़ाते हैं सबसे ज्यादा कंटेंट यहीं से ही होता है, तो आप वो पढ़िए ना जो ऑलरेडी, जहां से कंटेंट बनाया जा रहा है। लेकिन हालांकि सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इसको भी छोड़ करके सबसे पहले आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। जैसे आपके ज्योग्राफी के टीचर होंगे, हिस्ट्री के होंगे, पॉलिटिकल साइंस के होंगे, एंड सो ऑन। क्योंकि देखिए, उनका एक्सपीरियंस इतना है, और इससे ज्यादा, मतलब इस बुक से ज्यादा नॉलेज उन्हें है, क्योंकि उन्होंने, जैसे एक स्पेशलाइज टीचर है पॉलिटिकल साइंस का, तो उसने केवल यही थोड़ी ना बुक पढ़ी, उसने एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है, उसने जीसी लियोंग भी पढ़ी है ज्योग्राफी की, इधर उधर से पता नहीं क्या क्या बुक्स पढ़ी हुई है। लेकिन आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बुक ले लीजिए और आपके नोट्स। इज दैट क्लियर? तो मैं इन चारों ही सब्जेक्ट के लिए आपको ये बोलूंगा, सबसे पहले तो आपके नोट्स आपके साथ होने चाहिए, और फिर उसके साथ ये बुक्स होनी चाहिए। चाहे रीजनिंग की बात करो, मैथ्स की बात करो, इंग्लिश या जीएस सेक्शन। और ये पैनेसिया बुक है, इसके अलावा आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है बाहर से, है ना। और आपके नोट्स जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस को प्रॉपर ढंग से करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा बुक का कलेक्शन, इसके आप, इस पे आप रिलाय रह सकते हो।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो आता है प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। मतलब प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है, जरा हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सीजीएल टीयर वन की। टीयर वन आपको पता है 200 मार्क्स में पेपर होता है और टीयर टू है 390 मार्क्स में। टीयर वन क्वालिफाइंग है, लेकिन टीयर टू से आपकी जॉब लगेगी, आपके नंबर यहाँ जुड़ते हैं। टीयर वन की जो देखिए, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पीडीएफ या इमेज वगैरह उसकी नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वैसे ओरली ज्यादा बताऊं तो ज्यादा बेस्ट है। देखिए 200 में से वैसे जनरली आपको 150 प्लस तो लाने ही नंबर है, राइट। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने नंबर आप लाएंगे प्लस में ही है तो आपका काम बन जाएगा। वैसे रॉ मार्क्स आपके 140 प्लस भी आ जाएंगे तो भी आपका क्वालिफाई है, ये मान लीजिए टीयर वन। क्यों? क्योंकि मैं जरा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बताता हूँ। 153 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ गई थी जनरल, अगर आप यूआर कैटेगरी से, मतलब जनरल कैटेगरी से, राइट। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी, तो आपकी कट ऑफ गई थी 146 पॉइंट कुछ, लमशम ऐसी कुछ गई थी आउट ऑफ 200 है। फिर अगर मैं एससी की बात करूं, ज्यादातर बच्चे एससी कैटेगरी से होते हैं तो वो वेट करते हैं अपनी कट ऑफ का। तो एससी के लिए जो गई थी वो गई थी 143 पॉइंट लमशम कुछ ऐसी, राइट। सबके लिए अलग अलग कट ऑफ देखने को आपको मिलती है। फिर एसटी की अगर मैं बात करूं, एसटी तो ये कुछ गई थी 112 के लमशम कुछ कट ऑफ गई थी। ये है आउट ऑफ 200, राइट। तो ये तो क्वालिफाइंग है केवल, याद रखिए। ये अगर आप नंबर लाए हो यूआर कैटेगरी से तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, केवल आपने टीयर वन क्वालिफाई किया है। नाउ यू विल बी एबल टू टेक मेंस एग्जामिनेशन एज वेल, विच कंसिस्ट ऑफ 390 मार्क्स, राइट। अब 390 मार्क्स के अंदर भी देखेंगे तो अभी मैंने ऊपर आपको पूरा वो दिखाया था कि 90 मार्क्स होते हैं आपके रीजनिंग के, 90 होते हैं मैथ्स के, 135 होते हैं इंग्लिश के, 75 होते हैं जीएस सेक्शन के। तो इनके अंदर भी आपकी जो कट ऑफ रही है, अभी 2024 की कट ऑफ बता रहा हूँ, वो अगर 390 में से सबसे मिनिमम नंबर क्या है जिसपे किसी बच्चे की जॉब लगी है, वो है 335 प्लस कुछ ऐसी नंबर है। सोचिए जरा, इतनी हाई कट ऑफ गई है इस बार। लेकिन देखिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि इस बार भी इतनी जाने वाली, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, कभी कभार नॉर्मलाइजेशन उल्टा फुल्टा कर देते हैं। ये दूसरा क्या बोलते हैं, धांधलेबाजी जिस टाइम ज्यादा जाती है तो उस समय कट ऑफ भी ज्यादा ही जाती है। तो इस बार धांधलेबाजी भी हुई है 2024 के अंदर, उल्टे सीधे पेपर बनाए गए हैं। टीसीएस को इसीलिए हटाया भी जा रहा है और वो हटनी भी चाहिए। सीएचएसएल की बात करते हैं 2024 की। अगर सीएचएसएल 2024 की बात करें तो इसके अंदर थोड़ी कट ऑफ हाई रहती है। टीयर वन और टीयर टू, वही टीयर वन 200 नंबर, टीयर टू 390 नंबर, 200 और 390 नंबर। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इसमें थोड़ी सी हाई कट ऑफ रहती है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा रहता है। कंपटीशन इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो भी इस पेपर को देते हैं। तो भाई प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ देखा गया था वो 157 कुछ लमशम पॉइंट में कुछ था आउट ऑफ 200, ये यूआर कैटेगरी की थी। ओबीसी की देखी जाए तो ओबीसी की गई थी कुछ 156 पॉइंट समथिंग, राइट। इसी तरह से अगर एससी की देखी जाए 139 पॉइंट समथिंग, और हमारा जो एसटी है वो है 129 पॉइंट समथिंग, मतलब 130 के लमशम ये, 140, 155 और ये भी 157, 158 के लमशम। आप देखिए दोनों में कितना वेरिएशन आ रहा है। लेकिन भाई जो ड्रीम पोस्ट है ना वो सीजीएल के अंदर ही मिलती है आपको। क्यों? अब देखिए कट ऑफ इतनी कम क्यों हो जाती है, इसका रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे केवल 12th पास होते हैं और वो अंडर ग्रेजुएट होते हैं तो ग्रेजुएशन का फॉर्म नहीं भर पाते सीजीएल। तो ये भी एक रीजन है। तो आप ये मान लीजिए सबसे ज्यादा जो बच्चे पेपर भरते हैं वो होता है एमटीएस, क्योंकि 10th लेवल पे, क्योंकि इसमें 12th वाले बच्चे भी भरेंगे। जो ग्रेजुएशन है उसे भी कहीं ना कहीं अपनी सीट निकालनी है या उसे जॉब लेनी है, तो तीनों टाइप के बच्चे एमटीएस का फॉर्म भरते हैं हर साल। फिर सीएचएसएल में जो है 10th लेवल के भी बच्चे भरेंगे, सॉरी 12th लेवल के भी भरेंगे और ग्रेजुएशन लेवल के भी भरेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप सीएचएसएल भी भरोगे, एमटीएस भी भरोगे।
लेकिन देखिए सीजीएल केवल वही बच्चे भरते हैं जो केवल ग्रेजुएट है और वो फाइनल ग्रेजुएशन उनकी हो गई हो, राइट। तो ये चीजें शायद अपीयरिंग में भी अब इन्होंने हटा दिए, अपीयरिंग नहीं चलेगा, अब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं एमटीएस की। एमटीएस के अंदर अभी मैंने बताया टीयर 1 होता है, टीयर 2, हालांकि ये टीयर 2 नहीं है, बस ये कि दो मॉड्यूल्स है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 या मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। एक होता है 120 नंबर का और एक होता है 150 नंबर का, तो 270 नंबर में यहाँ आपकी कट ऑफ लगती है। सॉरी, ये जो टीयर 1 है ये क्वालिफाइंग है, जैसे टीयर 1 यहाँ पे था, तो मैं इसको क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ या मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो आपके मार्क्स जुड़ेंगे वो केवल मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, 390 इसमें से कट ऑफ जाएगी, 390 और 150, समझ में आ रहा है। तो इसमें से कट ऑफ जाती है आपकी और इसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन भी होता है। सीपीओ की बात करता हूँ। सीपीओ के अंदर भी दो चीजें देखने को मिलती है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 के अंदर जो पेपर होता है वो 200 नंबर का और टीयर 2 के अंदर भी 200 नंबर का ही पेपर होता है। टीयर 2 देखिए यहां पे अब मैं दोनों पे रेड मार्क करूंगा, दोनों को रेड। रेड क्यों करूंगा देखिएगा, क्योंकि आपकी दोनों से मिलाकर के कट ऑफ बनती है। दोनों मतलब टीयर 1 और टीयर 2 अगर आप सीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हो तो दोनों को मिलाकर के आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। वेयर एज इन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस यू विल नॉट सी दैट द मार्क्स ऑफ टीयर 1 विल बी इंक्लूडेड, राइट। टीयर 2 के मार्क्स केवल इंक्लूड किए जाते हैं, तो इसमें दोनों ही मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे, तो 400 में से आपकी कोई ना कोई कट ऑफ जाती है, वो ही बताएंगे कट ऑफ। तो अगर मैं सीपीओ की बात करता हूं तो देखिए अभी तक इस सिनेरियो में देखा गया है, एसएससी की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए आप, तो सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो सीपीओ की जाती है। हालांकि अब वो भी बढ़ चुकी है, मतलब चाहे आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या सीपीओ इनमें से बात करोगे तो सबसे कम कट ऑफ आजकल इसकी जा रही है। आजकल क्या, पहले से ही। जैसे यूआर की अगर कैटेगरी, यूआर की अगर सॉरी कट ऑफ देखी जाए, सीपीओ टीयर 1 200 में से, तो ये कुछ 120 के लमसम गई थी लास्ट टाइम। अच्छा, इसमें मेल और फीमेल की अलग जाती है। मेल्स की थी वही, सॉरी फीमेल्स की थी 135 कुछ पॉइंट में। मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी कट ऑफ्स पॉइंट में याद रखना इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें एक आइडिया रहता है कि हाँ इसके आसपास गई है। तो आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख भी सकते हो गूगल करके। तो देखिए 2024 की जो कट ऑफ थी 120 मेल कैटेगरी और ये फीमेल 135 की गई थी, राइट। क्योंकि आजकल लड़कियां भी मतलब फीमेल्स भी सीपीओ के अंदर उतर रही हैं। सीपीओ एक्चुअली क्या करता है, इसके अंदर आपकी पोस्ट जो जो पोस्टें हैं वो है, जैसे कि बीएसएफ में जाना चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस है बेसिकली। बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीएसएफ है, सीआरपीएफ है, तो इनमें आपकी जॉब लगती है, पैरामिलिट्री फोर्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये तो गई यूआर की कट ऑफ। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, ओबीसी तो 128 के लमश, सॉरी वो तो उसकी गई थी, फीमेल की 128 के लमशम गई थी। और अगर ओबीसी में मैं मेल की देखूं तो 114 के लमशम गई थी। आप समझिए 200 के हिसाब से भाई सीजीएल और सीएचएसएल के हिसाब से तो बहुत ही कम है ये, राइट। अगर मैं एससी की बात करता हूं तो एससी की जो अगर मेल कैटेगरी के अंदर देखी जाए तो कुछ 89 कुछ 90 के लमशम गई थी। मेल कैटेगरी की सोचिए 90 नंबर के अंदर अगर आप कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी से हो, तो सीपीओ के अंदर 19 मार्क्स लाने हैं बस, बताइए आप, मेल कैटेगरी। फेयर एज अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर कुछ फीमेल के की कुछ कट ऑफ 98 पॉइंट कुछ गई थी। देखिए कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी, अगर आप एसटी कैटेगरी हो और अगर आप एसटी हो तो भाई आपको तो वरदान है, पता नहीं आप क्या ही कर रहे हो। आपको तो केवल प्रेपरेशन में आना चाहिए, कॉम्पिटिटिव जॉब आपकी तो 100% जॉब लगनी तय है। अब अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ सीपीओ के अंदर ही, तो भाई एसटी की गई थी 82, कितनी गई थी 82 पॉइंट समथिंग। और अगर मतलब ये मेल की है, सॉरी फीमेल की है। और अगर मेल की, जिस वेट मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेल की गई थी, नहीं नहीं सर, सॉरी सॉरी, 98 ना एसटी की गई थी और एससी की यहाँ पे गई थी हमारी
कुछ गई थी 105 के कुछ लमसम। हाँ जी, ये सही है एकदम, ये सही है एकदम। एससी की 105 गई थी, राइट। और मतलब मेल्स के अंदर, फीमेल के अंदर सॉरी, और 89 गई थी इनकी, सही थी ये, मतलब मैंने सही लिखा हुआ था, सॉरी फॉर दैट, बस यहाँ पे गलती हो गई थी। कोई नहीं, एक आपको ओवरव्यू आपको मिल पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने जाएं तो सबसे पहले गूगल करें उसकी कट ऑफ। हालांकि मैंने एक ऑलरेडी आपको सिनेरियो दे दिया है, बता दिया है क्या कैसे कैसे क्या कट ऑफ रहती है। चलिए फिर अब आगे बात करते हैं। आपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी जान लिए, तो आपको एक मोटे तौर पे आपको पता चल गया। अब बात करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी क्या बेस्ट है, कि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। देखिए, अभी जब कोविड 19 का टाइम था तो बच्चे ऑनलाइन की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग खुली नहीं थी। लेकिन अब इधर देखिए, अगर आप फ्रेशर है तो आपको सबसे पहले ऑफलाइन क्लास के लिए जाना चाहिए। अगर आप फ्रेशर है, फ्रेशर मतलब इससे पहले कभी पेपर नहीं दिया, आपको कोई पैटर्न नहीं पता है, जिससे कि आपको जैसे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पता चलता है, टीचर्स वहाँ इंटरेक्ट करते हैं आपसे, तो आपको अच्छे से चीजें क्लैरिटी मिल जाती है। वेयर एज अगर आप एक्सपीरियंस हो या आप पहले दे चुके हो, आपको पता है, तो आप अगर इतने मेच्योर हो तो आप आराम से किसकी प्रेपरेशन कर सकते हो, एसएससी की प्रेपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आप ऑनलाइन के लिए भी जा सकते हो भाई। और ऑनलाइन के लिए ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि भाई आपने अगर ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी ले रखी है, उसके बाद भी क्या ही जरूरत है? अगर नहीं है तो ऑनलाइन चाहिए ना भाई। आप टाइम बचाइए, अपना पैसा बचाइए, क्योंकि टाइम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, 3-3 4-4 घंटे क्लासेस ले सकते हो, तो ऑनलाइन है। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो। लेकिन अगर आपने पहले कोचिंग नहीं ली है और आप पढ़ नहीं सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हो अच्छे से, आपके सर में दर्द हो जाता है, आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता इस तरह से, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। फिर एक बात होती है हमारी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, कुछ होते हैं बच्चे इनबॉर्न टैलेंट जिसे कहा जा सकता है, कि ऑलरेडी वो उनका आईक्यू बहुत अच्छा है और वो ऑलरेडी सेल्फ स्टडी से पेपर निकाल सकते हैं। अब मैं केवल ये टैलेंटेड बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, हार्ड वर्किंग, सबसे पहले मैं हार्ड वर्किंग बच्चों को पहले रखूंगा। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आप सेल्फ स्टडी से भी ये पेपर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप टैलेंटेड है, तभी भी आप ये भी कर सकते हो, तभी भी आपको कोई जरूरी नहीं कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग लेने की जरूरत पड़े ही पड़े, है ना। बस कंटेंट जो है वो कहाँ से लेंगे? यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है भाई। देखिए, मैं यही नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियो देखिए, आप बहुत सारे मतलब यूट्यूबर्स हैं, तो उनमें जो भी कंटेंट है उनको देखिए आप, उन्हीं से ही आप पेपर निकाल सकते हो, है ना। तो ये आपके ऊपर है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। इसी के अलावा मैंने एक ग्रुप स्टडी को भी ऐड कर दिया है। देखिए, बच्चे सोचते हैं कि ग्रुप स्टडी कर रहे या ना करे पेपर निकलेगा नहीं, तो देखिए ये आपके ऊपर है। ग्रुप स्टडी पहली बात तो तब सही होती है जब आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी कर रखी हो, समझ में आया? ग्रुप स्टडी तब सही नहीं है कि आप एकदम फ्रेशर हो और ग्रुप स्टडी करने बैठ गए, क्योंकि वहाँ स्टडी से ज्यादा बातें होने लगती है, बातें होने लगती है बाहर, पार्टीज होने लगती है, घूमना फिरना होने लगता है, तो इतना नहीं करना है, राइट। आपको बस ये पेपर निकालना है, और पेपर निकालने के लिए आपके लिए 6-8 महीने 10 महीने सफिशियंट होते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी प्रेपरेशन की हुई है तभी आप ग्रुप स्टडी करिए, वरना ग्रुप स्टडी छोड़ दीजिए। तब आप अपने आप पढ़ाई करिए, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, बाकी कभी कभार कुछ केसेस में देखा गया है कि भाई ग्रुप स्टडी सही भी होती है, तो वो आपके ऊपर है, कि अगर आपको ग्रुप अच्छा मिल जाता है पढ़ने वाला, सीनियर का ग्रुप मिल जाता है और आप जूनियर हो, तो जरूर आपको यू मस्ट गो फॉर ग्रुप स्टडी। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज नॉर्मलाइजेशन वर्क? नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है, ये जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन होता है कि देखिए, जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक बच्चे का तो इजी पेपर था और एक बच्चे का टफ पेपर था, या ये मान लीजिए आपका पेपर टफ आ जाएगा या कभी इजी भी आ सकता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए, लाखों बच्चे हर साल एसएससी का पेपर देते हैं। अब एक शिफ्ट में वो पेपर कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई
जैसे मान लिया 20 लाख बच्चे, तो 20 लाख की सिटिंग नहीं हो पाएगी, कैपेसिटी नहीं हो पाएगी, और पूरे इंडिया में पेपर होगा। लेट सपोज किसी कारणवश अगर पेपर लीक हो गया, तो आप सोचिए 20 लाख बच्चे पेपर देने बैठे थे, उनका कितना खर्चा होगा, मतलब एसएससी का कितना खर्चा हुआ होगा। तो भाई इसलिए एक शिफ्ट में पेपर कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कराता है एसएससी। अब मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो भाई शिफ्ट में क्वेश्चन भी अलग अलग होंगे या नहीं, आप खुद बताइए। एक ही सेम जैसा पेपर छाप देंगे तो यूट्यूब पे आपको पता ही है, यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं लोग, तो वहां से बच्चे पढ़ेंगे और वो तो फुल में से फुल नंबर ले आएंगे। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन यही काम करता है, जिस बच्चों का पेपर टफ बनाए और किसी का इजी बनाए, तो उनको क्या करते हैं, ये बैलेंस करने का काम करता है। ये बैलेंस करने का, लेट सपोज आपके नंबर थोड़े कम बन रहे थे और आपके फ्रेंड के नंबर ज्यादा बन रहे थे क्योंकि उसका इजी था और आपका मतलब मॉडरेट या टफ लेवल कह लीजिए। तो अब इसको मतलब इन दोनों पेपर को क्या करेंगे, एक आगे तक ले जाएंगे और इनको एक बैलेंस किया जाएगा, राइट। और बैलेंस करके फिर आपके या तो मार्क्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। ये भी बताता हूं मैं, बढ़ते कैसे हैं घटते कैसे। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है एसएससी का, जो एसएससी कुछ नंबर्स हैं, कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने एब्सेंट हुए, है ना, कितने कितनी एक्यूरेसी रही, इन सब के हिसाब से ये एक नॉर्मलाइजेशन का एक मेथड होता है, उससे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे नॉर्मलाइजेशन एकदम खराब चीज है। क्यों खराब है, क्योंकि मैं बता देता हूँ, बच्चों के नंबर इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं या इतने कम हो जाते हैं कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, या कुछ ज्यादा ही उन्हें मतलब मार्क्स मिल जाते हैं, जबकि जरूरी नहीं है कि वो बच्चे उतने काबिल हो, या जरूरी नहीं है जिनके कम नंबर आए तो वो उस लायक थे, वो अच्छे उसके लिए थे। लेकिन वो ये नॉर्मलाइजेशन काम करता है तो करता है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो एक ही शिफ्ट में पेपर हो, तब नॉर्मलाइजेशन का कोई फायदा नहीं है, तब करने की जरूरत ही नहीं है। वरना जब भाई 30-30 50-50 शिफ्ट में पेपर कराएंगे तो वो जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको ना कुछ यहाँ पे ये रियल कुछ मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किए हैं। देखिए बच्चों ने अपने नाम और रोल नंबर ये सब छुपा रखे हैं, है ना। अब मैं आपको नॉर्मलाइजेशन की वो दिखाता हूँ कि कैसे होता है। एक होता है रॉ मार्क्स और एक होता है नॉर्मलाइजेशन, फाइनल स्कोर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। देखिए रॉ मार्क्स, एक बच्चे 104.5 आए 200 में से, तो उसके नंबर कितने बढ़ गए, देखिए 145.51। आप खुद देखिए यहाँ पे कितने नंबर बढ़े। अब ये नंबर बढ़े हैं, लेकिन क्यों बढ़े हैं, आपको देखने को लग रहा होगा कि सर इसके तो कुछ लमशम, ये मान लीजिए 42 नंबर के लमशम बढ़े हैं, 42, नहीं नहीं सॉरी, कितने हो गए, 40 के लमशम प्लस नंबर आपके बढ़े हैं इसके। तो भाई ऐसे कैसा नॉर्मलाइजेशन हो गया। तो भाई देखिए ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपकी शिफ्ट कौन सी थी, दोबारा सुनिए, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड शिफ्ट थी या इजी शिफ्ट शिफ्ट थी। दूसरा, आपकी एक्यूरेसी कैसी रही है, आपने पेपर को स्पीड और एक्यूरेसी के साथ किया है या नहीं किया है। जैसे कि लेट सपोज इस बच्चे के क्यों इतने नंबर बढ़े हैं, मैं जरा आपको इसका प्रूफ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे है 37 मार्क्स, ये रॉ मार्क्स लाया है किसके अंदर, रीजनिंग के अंदर। मतलब आप ये मान सकते हैं ये वेरी गुड मार्क्स है। एक्सीलेंट तो नहीं कहेंगे, देखिए तीन कैटेगरी में बोलूंगा, एक तो गुड, वेरी गुड और एक एक्सीलेंट। तो मैं इसको वेरी गुड में रखूंगा कि चलो ये 35 प्लस मार्क्स लेकर के आया है। एक्सीलेंट मैं तब कहूंगा जब ये 45 प्लस लेकर के आएगा, और गुड की कैटेगरी रहेगी जब ये 30 के लमशम लाएगा। हालांकि देखिए बहुत अच्छे नंबर नहीं है 37, लेकिन ठीक है। उसके बाद देखिएगा रीडिंग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इंग्लिश के अंदर ये 40 नंबर लाया है। तो 40 आप ये मान लीजिए ये वेरी गुड की कैटेगरी के अंदर है, अच्छे नंबर लाए, कोई डाउट नहीं है, 50 में से 40 नंबर। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर बहुत कम नंबर है ना, बहुत कम नंबर है इसके, 18 नंबर है, तो ये तो भाई पुअर नंबर मान लीजिए आप। जनरल अवेयरनेस के अंदर 9.5 नंबर है, ये भी पुअर की कैटेगरी में, वेरी पुअर ये मान लीजिए आप, है ना। क्योंकि 10 नंबर नहीं, आराम से 15 से ये मान लीजिए 20 के लमसम तो आप लेकर के आ ही सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इस बच्चे के नंबर पता है इतने क्यों बढ़े हैं। देखिए दो में ही इसने अच्छा किया है, रीजनिंग में और इंग्लिश में, यही अच्छा किया है इसने, ये तो अच्छा किया ही नहीं है सेक्शन। हालांकि इसके नंबर इतने ज्यादा ही बढ़ गए हैं, इतने नहीं बढ़ने चाहिए थे,
10-15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए था। लेकिन भाई शायद ऐसा भी हो कि इसका जो पेपर था वो था हार्ड, इजी नहीं था, वो था हार्ड शिफ्ट में। और हार्ड शिफ्ट में आपको पता है 40 नंबर और ये 37 नंबर लाने में भी हालत खराब हो जाती है। हालांकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इसने ट्राई किया होगा, नहीं बन पाए होंगे क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस ऐसे पूछी गई होगी कि क्या ही बताया जाए। तो अगर इसके 40 प्लस नंबर बढ़े हैं तो ये किस्मत का खेल है और कुछ नहीं है, ये सुन लीजिए आप। हालांकि किस्मत आपके हाथ में है अगर आप एक्यूरेसी मतलब कम गलत क्वेश्चन करते हो और ज्यादा सही करते हो तो आपके नंबर याद रखिए बढ़ने 100% तय हैं। दोबारा सुनिए, मैं ये लाइन बोल रहा हूं, अगर आप कम गलत करते हो, जैसे लेट सपोज 100 में से आप कुछ 5-10 ही क्वेश्चन गलत करते हो और आपके सही ज्यादा है, तो बस आप ये मान लीजिए आपको फायदा मिलने वाला है। लेकिन यहाँ बच्चे ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने, 100 में से कम भाई 30 क्वेश्चन तो गलत ही है। 100 में से 30 क्वेश्चन गलत है, 40 क्वेश्चन गलत है, 50 क्वेश्चन गलत है, 20 क्वेश्चन गलत है। अब आप ये बताइए, जिसके 100 में से 20 तो क्वेश्चन गलत ही है, 30 गलत है, तो भाई उसे नॉर्मलाइजेशन क्यों ही मिलेगा? तो उसके नंबर कम हो जाते हैं या उतने ही रहते हैं। तो ये याद रखिए, आपके इसके बीच में वेरी करने चाहिए कि आपके 5 से 8 नंबर, 8 क्वेश्चन अगर गलत है तो आप बहुत अच्छा चल रहे हो, चाहे आपने कम ही क्वेश्चन को डील किया है, तभी जाकर के नंबर बढ़ते हैं। अब आप सोचो, इस बच्चे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होगा, 104, इसने तो उम्मीद छोड़ दी होगी, लेकिन इसके नंबर हो गए 145 और इसका कट ऑफ में नाम आ गया होगा। 2018 का है ये, सोचिए आप खुद। समझ में आया? तो कहने का मतलब नॉर्मलाइजेशन काम करता है वो अपने तरीके से। अच्छा, फिर एक दूसरा देखते हैं। ये एक बच्चा लाया 39 जीएस के, रीजनिंग में अच्छे नंबर है। इंग्लिश में भी देखिए केवल इसका एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन गलत होने से 2.5 नंबर पीछे हो जाता है बच्चा। तो इंग्लिश में 47.5। ठीक है, 27 वेरी वेरी गुड मार्क्स है भाई। 27 जल्दी से नहीं आते। और 37 देखो भाई साहब, मैथ्स के अंदर भी सही, सबके अंदर सही। रॉ मार्क्स ही देख लो आप, 150। और यहाँ बढ़े कितने इसके, 163, मतलब 13 नंबर के लमसम इसके नंबर बढ़ गए हैं। अच्छा, ऊपर बताओ 40 नंबर बढ़े थे या 13 नंबर? पता है दोनों में क्या रीजन रहा होगा? कि भाई इसका जो शिफ्ट होगा ये मॉडरेट या इजी शिफ्ट होगा, तब जाकर के ये नंबर लेकर के आया है। और जब इसका मॉडरेट है या इजी लेवल रहा होगा तो ये बच्चा तो अच्छा कर पाएगा और ये ज्यादा नंबर भी लाएगा। लेकिन अगर यही इसी बच्चे को, ये प्रतीक अग्रवाल है, अगर इसे ही ये वाला पेपर दे दिया जाता तो शायद वो उतने नंबर नहीं ला पाता। मतलब जैसे ये 104 लाया है तो ये प्रतीक अग्रवाल शायद 120 के लमसम ले आता। मैं मान रहा हूँ अगर ये पढ़ने में भी अच्छा है तो 120 के लमसम ले आता। क्योंकि भाई टफ शिफ्ट में ना 150 खींचना बहुत हालत खराब हो जाती है। तो ये जो 150 नंबर लाया होगा, जनरली मैं ये बता रहा हूँ, ये हमारा ये फिगर आउट है, एजम्पशन है कि इसका पेपर मॉडरेट लेवल का रहा होगा, टफ नहीं रहा होगा, बस ये। क्योंकि देखो नंबर भी कम बढ़े हैं। अगर ये टफ शिफ्ट में लेकर के आता ना भाई, सुनिए, अगर इसका पेपर टफ होता और ये 150 नंबर लाया तो पता है इसके कितने हो जाते? 180 प्लस प्लस चले जाते आराम से। यही नॉर्मलाइजेशन कहता है। क्योंकि भाई जो 150 नंबर लाया उसने कम ही गलत किए होंगे और अच्छे नंबर लाया है। और नो डाउट इसके नंबर कम से कम 30 तो बढ़े, जैसे ऊपर 40 बढ़े। चलिए कोई नहीं, कुछ और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। एक बच्चे के 32 नंबर आए कंप्यूटर लैंग्वेज मॉड्यूल, और उसके केवल इतने नंबर बढ़े हैं। स्किल टेस्ट होता है ना कंप्यूटर वाला, जो अभी मैंने बताया था 60 मार्क्स में, उसके 35 नंबर, मतलब कितने नंबर बढ़े हैं? केवल 3 नंबर। और देखिए, एक बच्चे ने स्कोर कार्ड डाला हुआ था कि मेरी पूरी तरह फेल, एक्चुअल मार्क्स वर्सेस रैंक आईक्यू। देखिए इस बच्चे ने क्या किया, ये कौन सा पेपर है? एमटीएस का है। 51 मार्क्स लाया मैथ्स के अंदर 60 में से, 42 लाया रीजनिंग के अंदर। पहली बात भाई, इसका कोई काम ही नहीं होता है। मैंने अभी बताया था टीयर 1 एमटीएस में मार्क्स जुड़ते ही नहीं है। तो ये अगर लेकर के भी आया होगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। 60 में से 51 नंबर, 60 में से 42 नंबर, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग के लिए 60 में से पता नहीं कुछ 30-35 कट ऑफ जाती है, आप उतने या उससे भी कम जाती है, उतने नंबर लिया, ये आपका क्वालिफाई है। लेकिन देखिए जिससे सच में इसकी जॉब लगनी है उसके अंदर इसके मार्क्स कितने हैं, ये देखिए 52 नंबर
कितने में से? 75 में से। 52 नंबर कितने में से? 75 में से। अब आप खुद बताइए मेरी एक बात भाई, जब 75 और 75 मतलब यहाँ पे इतने नंबर इतने में से लाए जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग इंग्लिश के अंदर, और इसके जो रॉ मार्क्स दिखा रहे हैं वो 91 दिखा रहे हैं ना। अब देखिए 93 दिखा रहे हैं, तो इसके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़े ही नहीं, क्योंकि भाई 93 मार्क्स बहुत अच्छे नहीं है एमटीएस के अंदर, है ना। बहुत अच्छे नंबर नहीं है एमटीएस के अंदर। मतलब ये मान लीजिए 100 प्लस, मतलब 110 प्लस अगर होते तो मान सकते थे कि इसके हाइक होकर के 130 प्लस चले जाते। लेकिन अब इसको कुछ भी पोस्ट नहीं मिल पाई होगी, क्योंकि 93 पॉइंट पे कोई कट ऑफ जाती नहीं है अभी। हालांकि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तब आपको इसमें आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती है, मतलब एमटीएस में सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, अब देखो रॉ मार्क्स 104 और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 110, ठीक है। तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो कहने का मतलब है भाई, अपने आप को पहले सुधारो, पहले सिलेबस पूरा करो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, फिर फाइनली जब आप पेपर दोगे तो आपकी जॉब लगेगी, ये गारंटीड है। और रैंक आईक्यू क्या होता है? ये कह रहा है एक्चुअल मार्क्स और रैंक आईक्यू क्या होता है? जैसे ही आप पेपर देख के आते हो ना, तो आप एक साइड है ये रैंक आईक्यू पे जाइए, गूगल करिए, वहां पे आपको ना आपका अपना, जैसे पेपर देखनी, जैसे आंसर की आती है ना एक हफ्ते बाद, तो आंसर की जैसे ही आप डाउनलोड करते हो, वहां से आप एक लिंक डाउनलोड कर लो अपना, और रैंक आईक्यू पे उसे पेस्ट कर दो, तो वहां पे आपके ये दिखा देगा कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं आपकी नॉर्मलाइजेशन में, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, एकदम एग्जैक्ट दिखाता है वो, ये सही है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही गए हैं, सेम बता आपको, मतलब आंसर की हाँ एक एक चेक नहीं करने की जरूरत है। समझ में आया? कि पहला सही दूसरा सही, उसमें डायरेक्टली कुछ सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड, और आपका पूरा डेटा आ जाएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और ये भी दिखाता है रैंक आईक्यू कि आपके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो इस बच्चे ने देखे होंगे, तो इसने इसे लगा कि भाई झटका लग गया मुझे। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक और देख लेते हैं, सीजीएल का पेपर है, ठीक है। इस बच्चे ने भी, देखिए रॉ मार्क्स 161। देखिए मैंने आपको बताया भी था पीछे, टीयर 1 के अंदर कितने अच्छे नंबर है भाई, 160। अच्छा हुए कितने? 184 मार्क्स। तो मतलब ये मान लीजिए 25 नंबर के लमसम इसके बढ़े हैं। सही बात है नहीं? 20-25 नंबर के बीच में बढ़े। अब आप खुद बताओ, जो बच्चा भाई रॉ मार्क्स ही 160 ला रहा है, सोचो आप, 160 लाने के लिए पता है 100 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 85, इस बच्चे ने कुछ 85 से लेकर के 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ज्यादातर सही किए होंगे, तब जा करके आए हैं ये नंबर। अच्छा, इसके बड़े कितने? 184 हो गए। तो देखो अच्छा मार्क्स, अच्छे मार्क्स है, वेरी गुड मार्क्स है, मैं इसे कहूंगा, क्योंकि जनरली ये टॉपर्स के आते हैं। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, मैंने आपको बताया था सीजीएल के अंदर अगर आप 140 प्लस भी आप रॉ मार्क्स ले आओगे ना, जनरल के लिए बता रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन तय है, मतलब टीयर 1 क्वालिफाई। फिर देखिए हुआ क्या, इसने इसने क्वांट दिया, इसने, अच्छा ये प्रीवियस, ये ओल्ड पैटर्न का एक मैंने उठाया हुआ है, हाँ। मतलब 2018 से पहले 390 नंबर का नहीं होता था, पहले 200-200 नंबर के इंग्लिश और मैथ्स का पेपर होता था। तो अब आप देखिए इस बच्चे ने 200 में से 149 मार्क्स लाया, ये 200 में से मैथ्स के अंदर, पुराना पैटर्न है। अब आप देखो इसके मार्क्स कितने बढ़ गए, खुद देखिए आप। भाई साहब 207, मतलब 200 से भी ज्यादा नंबर। 200 का तो पेपर ही होता है, लेकिन भाई होता है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन देखो इंग्लिश में 182 थे, 182 पॉइंट कुछ कुछ बढ़े ही नहीं है, पॉइंट में नंबर बढ़े। इसका मतलब इंग्लिश इसका नॉर्मल रहा है, मतलब इंग्लिश में अच्छे नंबर लाए और इजी शिफ्ट रही होगी, तो ये उतने नंबर ले भी आया। लेकिन नो डाउट भाई बहुत अच्छे नंबर है 180 प्लस इंग्लिश के अंदर। और मैथ्स में भी देखो शायद इसका टफ पेपर रहा होगा, 150 लाया 200 में से, और इसके 207 बढ़ गए। भाई कैन यू इमेजिन दिस, 50 प्लस 57 नंबर कुछ बढ़ रहे हैं इसके। भाई नॉर्मलाइजेशन का खेल है ये सब। तो इसलिए कह रहा हूँ, पेपर में एक्यूरेसी चाहिए होती है, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप लोग अभी इससे बहुत दूर हो। चलिए अब हम वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी जल्दी हम चीजों को बताते हैं। अच्छा मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन चांस इन एसएससी।
पहले ये पढ़िए, मैंने ये गूगल से निकाल रखा है। अप्रोक्सीमेटली 15 to 18 lakh candidates appear for the SSC CGL एग्जाम ईच ईयर। तो आप सोचो भाई, कट ऑब्वियसली कट ऑफ तो बढ़ना तय है भाई। 15 से 18 लाख बच्चे फॉर्म दे रहे हैं, और पोस्टें कितनी निकलती है? पोस्ट ये बताइए जरा। पोस्ट निकलती है 10,000, 15,000, 20,000, बस इतने में सिमट के रह जाती है। 8,000, तो 8 से 20 के बीच में निकलती है। जनरली देखने को एवरेज नंबर मिलता है 10,000। 10,000 और बच्चे कितने? 15 से 18 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। आप सोचिए। अब इधर देखिए, यहाँ पे एसएससी सीजीएल इज अराउंड 1.5 to 2% चांसेस होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एवरेज सक्सेस रेट। तो भाई साहब ये देख रहे हो, 100 में से 5% भी चांसेस नहीं है, फुल 2% भी चांस नहीं है। कितना है? 1.5 से 2% के बीच में है। तो आप देख रहे हो, चांसेस कम है। लेकिन भाई जो मेहनत करेगा ना, वो इस रेट के बीच में आ जाता है। तो आपको मेहनत करनी है। इससे ये देखिए, ये डिमोटिवेट मत होइए कि अरे यार केवल इतना सक्सेस रेट है या इतने ही कम पोस्टें आती है। अरे भाई, आपको एक ही पोस्ट चाहिए, आप उसके लिए अच्छे से प्रेपरेशन करिए। जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो ना, दोबारा सुनिए, जहां से भी तैयारी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, नोट्स बनाइए, रेगुलर क्लास लो, 6 महीने तक, 1 साल तक चुप होकर के बस लिखते जाइए। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, बस खत्म, कुछ नहीं करना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विच पोस्ट आर मोस्टली प्रिफर्ड बाय द स्टूडेंट्स। मतलब कौन कौन सी पोस्ट है जो प्रेफरेंस में रहती है। तो देखिए, ये भी मैंने गूगल किया हुआ है, वैसे मैं खुद भी बताऊंगा कुछ पोस्टें। एएओ देखो नंबर 1 पे रहती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। हालांकि ये इसके लिए अलग कट ऑफ जाती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ की पोस्ट, भाई साहब वन ऑफ द ल्यूक्रेटिव पोस्ट इन एसएससी। इनकम टैक्स ऑफिसर, कौन नहीं बनना चाहता है भाई। अभी कुछ नई पोस्टें भी इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, या अदर पोस्टें हैं। नार्कोटिक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, सीबीआई में इंस्पेक्टर बनना चाहते हो आप, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना चाहते हो, सीबीडीटी में जाना चाहते हो ना, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हो। देखो कितनी सारी पोस्टें हैं भाई यहाँ, और बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी भी है। देखिए करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सब देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, एएसओ के अंदर तो आप फॉरेन पोस्टिंग भी ले सकते हो, आप जर्मनी जा सकते हो, पोलैंड जा सकते हो, ठीक है, कनाडा जा सकते हो, मतलब अलग अलग जगह पे भी जा सकते हो एएसओ की पोस्ट के थ्रू। लेकिन वही है, रैंक लानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेंडर चेंज्ड, भाई अब क्या होगा? नाउ व्हाट टू डू। देखिए, जो अभी तक आपका जो पेपर कंडक्ट कराता था वो था टीसीएस। कौन था? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट। तो ये आपको पेपर कंडक्ट कराता है। देखो टाटा का जो लोगो लगा है, हालांकि आपको पता है टाटा की बहुत सारी कंपनीज है, तो एक पेपर भी कंडक्ट कराता है, इस तरह से पेपर कंडक्ट होता है। लेकिन टीसीएस का टाइम पूरा हो चुका है। इसने 2 टेन्योर पूरे कर लिए, 5-5 साल के। हालांकि 5 साल के लिए होता है, तो शायद नहीं, 200 दो तो नहीं, शायद कुछ 5-7 साल कुछ ऐसे लमसम हो गए, या 5 साल हो गए शायद। लेकिन अब इसे हटाने की वो चल रही है, क्योंकि ये धांधलेबाजी बहुत करा रहा है, पेपर उल्टे सीधे बनवा रहा है, मतलब क्वेश्चंस उल्टे सीधे रह रहे हैं। तो नया वेंडर अब आएगा, तो नया वेंडर है, तो देखिए उसमें होगा क्या, डरने की जरूरत नहीं है। 60 to 70%, सुनिए, जो क्वेश्चंस है ना वो सेम ही रहने वाले हैं, सेम एज इट इज, जो रिपीटेड रहते हैं हर बार। और भाई आप इन रिपीटेड क्वेश्चंस को 60 to 70% कोई रट लोगे, तो आपका पेपर, आपकी जॉब लग जाएगी, बस खत्म। बाकी कुछ 20 to 30% नया ऐड करती है हर वेंडर जब कभी भी नया आता है। तो लेट सपोज अगर 2025 के अंदर कोई नया वेंडर भी आया आपका पेपर लेने, तो होगा क्या, उसके अंदर जैसे 100 में से आपको देखने को मिलेंगे कुछ 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ही होंगे जो नए अलग से बनाए होंगे, बस, या शायद इससे भी कम हो। बाकी भाई आपके पास 90-80 क्वेश्चन तो आपके हाथ में ही है। 8 दूनी 16, 160 नंबर तो आपके ही हाथ में, इससे ज्यादा ही मान लो आप। तो आप इसके ऊपर खेलो ना, आप नए क्वेश्चन पे क्यों खेल रहे हो? नए में से भी कुछ क्वेश्चन कर ही पाओगे आप। सो ये मेरा कहने का मतलब है, वेंडर चाहे पुराना हो या नया हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। जितनी अच्छी पढ़ाई होगी उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे, उतनी आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी।
जितनी आपकी खराब पढ़ाई होगी उतने खराब नोट्स होंगे, उतनी खराब पढ़ाई होगी आपकी, और सॉरी उतने कम नंबर आपके आएंगे और उतना ही डिमोटिवेट होगे, आपके कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सो चाहे आप ऑफलाइन कहीं भी पढ़ते हो, कहीं भी भाई, किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे आप मेरे से पढ़ते हो, मतलब आप पाइनियर एकेडमी, आपको पता है मैं मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर दोनों जगह पढ़ाता हूँ, साकेत में भी, छतरपुर में भी। तो आप मुझसे पढ़ते हो तो प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए, जो कि मैं हर बच्चे से बनवाता भी हूँ। समझ में आया? तो ये आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। मिसलेनियस क्वेश्चन आज क्या ही लें, कभी मैं अब धीरे धीरे लाइव भी आना स्टार्ट करूंगा, तो लाइव के अंदर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर होंगे, है ना। और इस वीडियो को आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो बच्चे अभी 2025 के अंदर फ्रेशर हैं और पहली बार पेपर दे रहे हैं, या अगर वो पहले भी दे चुके हैं तो उनके लिए भी ये काफी सही सिद्ध होगी, मतलब ये वीडियो, राइट। तो मैंने आराम से डिटेल में चीजों को बताया, हालांकि एक दो वीडियो में ना मैं इन चीजों को अच्छे से और अच्छे से क्लैरिटी, एक एक चीजों को, एक 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 पॉइंट को एक वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा, जैसे कि और डेप्थ में आप जाएं, क्योंकि आपका फाइनली जो मोटिव है या आपको मोटो है, वो आपका है गवर्नमेंट जॉब लेना। इज दैट क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। ऑलरेडी हम पूरे दिन क्लासेस लेते रहते हैं, तो हम ये बोलते रहते हैं मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए डालता रहूंगा। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।